गुड मॉर्निंग। तो कल की चर्चा के बाद आज एक नया चैप्टर जिसको हम मेंबर या प्रस्तावना के नाम से जानेंगे। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि किसी भी बुक, किसी भी आपके भाषण, आपके उत्तर लेखन या तमाम आपकी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो हम कम शब्दों में जो कहना चाहते हैं और जो हम कहते हैं, जो हम लंबे में कहना चाहते हैं उसको छोटे में कहना, ये क्या है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पेश किया और इस पर विधिवत चर्चा हुई, एक एक चीजों पे डिस्कशन हुआ और अंत में प्रस्तावना को संविधान का भाग बना लिया गया। तो हम लोग आज यहाँ देखते हैं कि जो प्रस्तावना में वर्णित शब्द है उसका मतलब क्या होता है। तो प्रस्तावना में जो पहला शब्द है वो है हम भारत के लोग। देखिए ये पहला शब्द ही बताता है कि संविधान अपनी शक्ति कहाँ से पाता है। तो अगर प्रश्न पीसीएस वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं कि संविधान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, तो भारतीय जनता से, यानी हम भारत के लोगों से, यानी उसका ओरिजिन कहाँ है, हम भारत के लोगों से। क्योंकि जब हम उदारवाद देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है, वहां पे राज्य की उत्पत्ति के लिए, राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उदारवादी जो हम लॉक, बेंथम, स्मिथ, इन लोगों का नाम जब पहले उदारवादियों में लेते हैं तो इन्होंने कहा हम अपने से पहले के जो विचार थे कि राज्य क्या है, राज्य नैतिक है या राज्य ईश्वर का बनाया गया है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की चरण पादुका है। जैसे भारत में धर्म और राज्य, राजधर्म, जैसे यूरोप में चर्च का शासन चलता था तो पोप और राज्य, तो वहाँ पे पोप और पोप का पूरा विधिवत वहाँ पे क्या था कि इंटरफेयर था और उस इंटरफेयर को खत्म करने के लिए व्यापक लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो उदारवाद कहता है देखिए आप क्या करिए, जो राज्य है ना, राज्य भगवान ने नहीं बनाया है, राज्य किसने बनाया है? लोगों ने मिलकर बनाया है, थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करें तो ये कुछ चरणों की बात करते हैं। कहा कि प्राथमिक चरण होगा, प्राथमिक चरण में क्या होगा कि राज्य होगा, सब लोग, सबकी लड़ाई सबके साथ होगी, किसी का जीवन स्थिर नहीं होगा, अर्थव्यवस्था नहीं होगी, संस्कृति नहीं होगा, समाज नहीं होगा, जीवन तब तक होगा जब तक आप हावी हो। जैसे ही आप हावी कम हुए वैसे ही आप पर भी कोई हावी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से लोग ऊब गए। उबने के बाद लोगों ने आपस में समझौता किया, अपने कुछ अधिकारों को राज्य को दिया और आपस में समझौता करके राज्य बनाया। तो थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राज्य की उत्पत्ति। जब लोगों ने राज्य को बनाया तो राज्य की शक्ति का स्रोत क्या हो गया? लोग हो गए। तो ये आप देखिए कि जितने भी उदारवादी देश हैं, जैसे अमेरिका में, अमेरिकी संविधान का जो पहला शब्द है वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अब जैसे ठीक है, लेकिन आपके लिए ये समझना जरूरी है ये शब्द एक उदारवादी शब्द है। उदारवादी शब्द का मतलब ये हो गया कि जहां पर व्यक्ति केंद्रित राजनीति चलती। ठीक है, तो हम भारत के लोग, हम भारत के कौन लोग? हम भारत के वे लोग जो कि संविधान के भाग 2 के तहत परिभाषित किसी भी तरह से नागरिकता प्राप्त करते हैं, चाहे जन्म से, चाहे भारतीयकरण से, चाहे रजिस्ट्रेशन से, चाहे किसी अन्य तरीके से। जब हम भारत के एक बार नागरिक बन गए तो हम इस परिभाषा में आए। ठीक, अब दूसरा शब्द देखते हैं, भारत को
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अब यहाँ पे प्रभुता, प्रभुता यानी निर्णय लेने की शक्ति, प्रभुता। अब इस प्रभुता का तात्पर्य क्या है? प्रभुता से तात्पर्य ये है कि हम निर्णय लेने की शक्ति अब ब्रिटेन के हाथों में नहीं छोड़ते। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे कुछ समय तक कुछ लैटिन अमेरिकी देश थे, कुछ समय तक कुछ अफ्रीकी देश थे जिन्होंने ब्रिटिश संप्रभुता को माना। ऑस्ट्रेलिया भी मानता है क्योंकि उसके अंतिम निर्णय पर जो हस्ताक्षर होता है ब्रिटिश रानी का होता है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा? हमने कहा अब हम किसी भी तरह से बाहरी इंटरफेयर से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, तो हम कहते हैं संप्रभुता क्या है? व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी ये है कि हम आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो जाए और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो जाए। तो आंतरिक रूप से सर्वोच्च का मतलब क्या है कि भारत के बारे में निर्णय लेने की शक्ति किसमें हो? भारतीयों में नहीं हो। भारतीयों का मतलब क्या है? भारतीयों ने किसको मिलकर निर्णय लेने का अधिकार किया है? संसद को। ठीक है, या यूं कह लीजिए सरकार। सरकार, अब सरकार के कितने अंग? सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जब ये 3 अंग हैं तो यही 3 अंग मिलकर क्या करेंगे? निर्णय निर्माण और निर्णय क्रियान्वयन करेंगे। यानी भारत के बारे में अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं का, सरकार का है। ये आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो गया। बाह्य रूप से स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया? मतलब कि हम किसके साथ संबंध बनाएं। अब मुझे कोई ये नहीं बताया गया। अमेरिका और यूरोपियन कह के मर गए। कह के मर गए, क्या मर गए? कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, रशिया का क्रिटिसिज्म करो। भारत ने किया? नहीं किया। उल्टे हमने 1% को 20%, 25% लेके चले गए जो तेल के आयात को। पूछने पे एस जयशंकर ने बड़ी खूबसूरती से बात कही। कहा कि अब यूरोप और ब्रिटेन अपने जो है उस समय की मानसिकता यानी साम्राज्यवादी मानसिकता से बाहर निकले। अब हमें निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है। जब निर्णय लेने का अंतिम अधिकार हमें है तो हमें जब फायदा हुआ वहां आपने युद्ध किया, ग्लोबल मार्केट में तेल का दाम उछाल दिया। अब हम चले उस उछले हुए दाम पे अब तेल खरीदने आपके उसमें। कल को क्राइसिस होगा तो वर्ल्ड बैंक जिसमें सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? अमेरिका है। क्या करेगा? अपनी और ज्यादा शक्ति पे थोपेगा। और हम जो है अगर 1.5 में फंस जाएंगे तो मजा देगा। वैसे ब्रिटेन कहता था कि भारत ज्यादा दिन तक एक देश नहीं रह पाएगा, हमें भारत में हजारों देश होते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में अब जो है गुजरात दंगे हुए, गुजरात दंगों के बाद में भारत सरकार ने, भारत न्यायपालिका ने, भारतीय न्यायपालिका ने, तमाम कमेटियों ने मोदी और उनके जो उसमें वो थे उनको दोष मुक्ति दी। तो हमारे बारे में आपको पूर्वाग्रहों से ग्रसित एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की क्या जरूरत है? बीबीसी अपना फंड कहां से प्राप्त करती है? बीबीसी वो है जो कि ब्रिटेन की सरकारी मीडिया है, जैसे हमारी प्रसार भारती है, वैसे वो बीबीसी ब्रिटेन की सरकारी वो है। तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रिटेन के सरकार की एजेंडा को चलाती है। अब सिंपल सी बात देखो, दोषी कोई हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जघन्य अपराध, ठीक है। लेकिन क्या हमारे जो सिस्टम है आप उसे चैलेंज कर रहे हैं? इसका मतलब तो यही हो गया, आप हमारे सिस्टम को, हमारे कमिटीज को, हमारी न्यायपालिका को जिसने क्लीन चिट दी, आप उसे चैलेंज कर रहे हो। आप भारत के लिए हमसे ज्यादा बेहतर हो गए हो, ज्यादा ही चिंता करने लगे।
अरे मानवाधिकार के नाम पे आपने पूरा जो है विश्व को जलाया, लगभग 48 लाख लोगों को मार दिया भारत में भूख से। अगर पूरा का पूरा ब्रिटिश काल देखिए कि कितने लोग ब्रिटिश की नीतियों से मारे गए, तो ये मोर देन 1 करोड़ ये डाटा पहुंचता है। और आप कहते हो कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, ये केवल कुछ और नहीं, इससे जब कोई देश अस्थिर होता है, जैसे इनकी इकोनॉमी स्लो डाउन जा रही है, कोई देश अस्थिर होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, और कम होगा तो क्या होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना जो है स्टेबलाइज कर लिया है सब कुछ, तो उनके यहाँ पे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें होंगी, तो उनका इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि भारत के लिए एक ऐसा जैसे भारत और चाइना को प्रोपोगेट करने में पीछे नहीं हटे, रसिया के खिलाफ प्रोपोगेट करने में पीछे नहीं हटे, यहाँ तक कि एक बार न्यूज़ फैला कि पुतिन मर गए हैं, उनके हम कब राज कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग और कुछ भारतीयों में तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। एक्चुअली मैं कहता हूं कि एक इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस के शिकार नहीं है। इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस के जो शिकार व्यक्ति होते हैं ना, वो ऐसे कहते, अब जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, क्या करोगे, समाज में एक अस्थिरता फैलाओगे। तो ऐसे में दोषियों के खिलाफ या तो मैं न्यायपालिका कार्रवाई करेगी, ब्रिटेन कार्रवाई करेगा, न्यायपालिका करेगी, और न्यायपालिका को जो करना था उसने किया, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ऐसी चीजों को लेकर अक्सर डिबेट चलता रहता है, लेकिन कुल मिला के जान लो कि हमने अपने आप को प्रभुत्व संपन्न बनाया, और हमारी संप्रभुता पे जब भी आंच आएगी सभी भारतीय खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने किसी की अधीनता नहीं स्वीकार की, हमें मन करेगा जहां बैठेंगे वहां बैठेंगे, हमें रूस के पास जाना है, हमें चीन के साथ व्यापार करना है, हमें अमेरिका के साथ व्यापार करना है, हमें यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करना है, हमें इराक चाहिए, हमें ईरान का पोर्ट चाहिए, हमें अफगानिस्तान तक जाना है, तो कमोबेश हम अपने हिसाब से देखेंगे ना कि हमारा कहाँ फायदा है, यहाँ फायदा हुआ करेंगे। आपने तो अपने पूरे फायदे के लिए पूरा जो है मिडिल ईस्ट को जला दिया। सद्दाम हुसैन को हटाने के पीछे क्या कारण था? पूरा मिडिल ईस्ट जलाया है अमेरिका ने, पूरी दुनिया को बांट कर मार कर खाया है किसने? यूरोप ने। अब आप कह रहे हो कि आप जो क्या कह रहे हैं, फांसी वाली ताकतों को बढ़ावा दे रहे हो। अरे बात यहाँ फायदा हुआ जाएगा, नहीं फायदा होना ही जाएगा, बात खत्म। चलिए, तो प्रभुत्व संपन्न समझ में आ गई कि हमें जो करना होगा हम अपने बारे में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च है। उसके बाद समाजवादी, देखिए समाजवाद जो है ना एक बहुत बड़ी अवधारणा है, और इसका जन्म मार्क्सवाद से होता है। अगर मार्क्स के हिसाब से सोशलिज्म देखें तो देखिए मार्क्स ने कहा कि राज्य क्या है? शोषण का यंत्र है, पूंजीपतियों के हाथ का कठपुतली है, या यूं कह लीजिए कि उनका औजार है लोगों पे शासन करने का। तो उन्होंने ऐसे समाजवाद का कहा कि जब एक बार क्रांति होगी, क्रांति के बाद जो है मजदूरों की सरकार आएगी, और मजदूरों की सरकार कोई के शासन को उनका समाजवादी शासन। और समाजवादी शासन में क्या होगा? तो जो मजदूरों की सरकार होगी वो क्या करेगी? वो सबको चुन चुनकर जितने भी उद्योगपति हैं, जितने पूंजीपति हैं, उनको समाप्त करेगी और धनों को लोगों में सब में बराबर बांटेगी। अंत में क्या होगा कि सबको उसकी आवश्यकता अनुसार वेतन और योग्यता अनुसार काम मिलेगा, और फिर जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो सरकार भी समाप्त हो जाएगी, और सरकार समाप्त हो जाएगी तो पूरी दुनिया में कोई सरकार नहीं होगी। ठीक है, तो समाजवादी सिस्टम क्या होगा? वही जब मजदूरों की सरकार क्या करेगी? संसाधनों को लोगों में बांटेगी। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इस पर विचार किया, और जो हमारे संविधान का जो समाजवाद है
वो बार्डूम सम्मेलन से उपजा फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद क्या है कि लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। इसमें हमने किसी प्रकार की हिंसा की बात नहीं की, हमने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की। सबके जीवन को अच्छा बनाना समाजवाद का लक्ष्य क्या है, हमारे सबके जीवन को अच्छा बनाना। जब सबके जीवन को अच्छा, सबको न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त हो जाएगी, सब जो है अपने आत्मगौरव के साथ जीवन जिएंगे, तो और किसी चीज की जरूरत होगी नहीं, जरूरत होगी। तो हमारे जो संविधान में लिखित समाजवाद है, इसका मतलब ये रहा। हमारा मतलब मार्क्सवादी समाजवाद से नहीं रहा कि यहाँ पे सरकार जो है बड़े लोगों से पैसा ले, पैसा बड़े लोगों को मारेगी, उनका पैसा सब में बांटेगी, ये वाला समाजवाद नहीं। हम लोकतंत्र वाले समाजवाद की बात करते हैं। और इसके यही इसी के आधार पे हमने वेलफेयर स्टेट की अवधारणा, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। जब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम लोगों के गरिमापूर्ण जीवन पर ध्यान देते हैं। जब किसी का जीवन गरिमापूर्ण हो जाएगा, गरिमामय होगा, तो क्या होगा, तब एक बेहतर समाज की स्थापना होगी। अब सोचिए कि कोई सब लोग जो है इतना जो है पैसे से या फिर इतना न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो रही है कि आप उनसे जरूर जो है अगर वो न चाहे तो परिश्रम नहीं करवा सकते। आप उनके परिश्रम का जो आवश्यक मूल्य है उससे कम तो उन्हें परिश्रम नहीं करवा सकते। आप सबको जो है इतना है कि वो अपने उनके जीवन पे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसे में क्या होगा, एक बेहतर समाज की स्थापना हो जाएगी। तो हमारा समाजवाद का उद्देश्य है कि एक बेहतर समाज की स्थापना लोकतांत्रिक साधनों द्वारा किया जाना। अगला है निरपेक्ष। देखिए दो चीजें होती है, एक है धर्मनिरपेक्ष और एक है कम्युनिज्म। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे पीटी में भी प्रश्न आएगा और मेंस में बड़े बेहतर प्रश्न आएगा। अब पंथनिरपेक्ष अगर यूरोप संदर्भ में देखें, जहां का ये कॉन्सेप्ट पहले ही तो भारतीय कॉन्सेप्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि यूरोप पे क्या था ना कि पोप का शासन था कि सर्वोच्च कौन, इसके लिए पोप और राजा में 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। 100 वर्षों तक युद्ध का मतलब ये नहीं है कि 100 वर्ष लगातार लड़ते रहे, कभी तनाव रहे, कभी युद्ध हुए चर्च और राजा के बीच में। इसको 100 ईयर ऑफ वॉर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राज्य जीतता है। राज्य जीतता है तो वो एक ऐसी मशीनरी बनाता है कि कहता है देखिए, अगर राज्य अपना काम कर रहा है तो चर्च उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, और चर्च जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का है उसके काम में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कमोवेश जीतने के बाद राज्य ने क्या किया, समझौता किया और पूरे कहा कि पोप भाई तो सुनो, राज करने का मन है, पूछ नहीं की और पूछ आ जाओ। तो एक काम करते हैं, एक वेटिकन सिटी बनाते हैं, ठीक है, वहीं पे तुम्हारा चर्च होगा और वहां पे तुम्हारा शासन होगा। तुम्हारा वो भी अभिलाषा पूरा और ये भी अभिलाषा पूरा। तो छोटा सा वेटिकन सिटी बना दिए। दो जब वेटिकन सिटी बना उसके बाद प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बन गया, लेकिन दोनों विश्व युद्धों में वेटिकन सिटी पे एक सिंगल गोलाबारी नहीं हुई, क्योंकि इधर भी ईसाई उधर भी ईसाई, ठीक है, एक सिंगल गोलाबारी नहीं। मजेदार बात, पूरी दुनिया लड़ लिया। समझौता नहीं करा सकता था वो जो पोप था, इतना धर्म का वो था, उसको अपने मानने का लोगों को समझाना चाहिए था। देखिए पोप को कहा गया तुम चुप रहो, बोलो मत, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बोलोगे तो जो भी हो गए। ठीक है। यानी अब भारत में क्या है ना, भारत में कभी इस प्रकार से धर्म और राज्य में लड़ाई नहीं हुई। कमोवेश आप देखेंगे कि धर्म को राज्य द्वारा प्रश्रय दिया गया। अब हिंदुइज्म को ले लो, शशांक वगैरह सब है, बौद्ध को ले लो, पूरा जो है मौर्य डायनेस्टी और तमाम लोग हैं, जैन में ले लो,
वहां पे बहुत सारे लोग मिल गए। तो हमारे यहाँ पे कमोवेश कभी धर्म और राज्य में मार नहीं हुआ, एक समन्वय की स्थिति देखी गई। यानी हमने कभी भी, अच्छा हमारे यहाँ पे राज्य क्या है, जो राजा का क्या काम है, राजधर्म का पालन करना। अब राजधर्म क्या है, आवश्यकता अनुसार जनता के हित में निर्णय लेना ही क्या है, राजधर्म। हमने कहा कि जो जनता के हित में निर्णय नहीं लेगा वो राजा है, राजा नहीं है। और एक मैंने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी थी कि एक ऋषि एक जगह पे तपस्या कर रहे होते हैं, वहां पे राजा आते हैं, तो उन्हें ऋषि बेर देते हैं खाने को। कहते हैं कि बहुत मीठा बेर है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ का राजा बहुत धर्मनिष्ठ है, अपने प्रजा को अपनी संतान के बराबर मानकर वो शासन करता है। ठीक, वही दूसरी ओर राजन का अच्छा मैं चली बात जो प्राकृतिक है गया, खूब सारा अत्याचार करने लगा। कुछ दिन बाद फिर आया राजा जो है ऋषि के पास में, ऋषि ने फिर बेर दिया। अब इस बार वो बेर तीखी खट्टी खराब निकली। तो राजा ने पूछा इस बार की बेर तो बहुत खराब है, बेर बदला हुआ था राजा। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ का राजा अत्याचारी क्रूर है, जो जनता का दमन करता है, इसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ा और बेर खराब हुआ। ठीक है, यानी कहा कि राजा का जो चरित्र है वो सारी चीजों को निर्धारित कर देता है, प्रकृति पर भी निर्धारित कर देता है। अब सिंपल सी बात है कि इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि राजा को भी एक धार्मिक चरित्र, एक बेहतर चरित्र, जहां पे जनता का कल्याण हो ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, यानी कभी राज्य ने धर्म को नहीं पीछे किया, ना ही धर्म ने राज्य को। दोनों ही कमोवेश देखेंगे कि जब मुगल शासन चल रहा होता है, जब बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं भारत में, जब जजिया वगैरह कर लगाया भी जाता है, लेकिन उसके बाद में समझ धीरे धीरे ना, अब जैसे ये अकबर है, उसके बाद में अब हम लोग औरंगजेब का नाम लेते हैं, तो औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जो है वो थे क्या कहते हैं, हिंदू जमींदार थे, हिंदू सामंत थे। तो यानी हमने ना कमोवेश धर्म और राज्य से कभी लड़ाई नहीं रहा भारत में, उस स्तर पे जैसा देखा गया। यानी हम कभी राज्य को धर्म से पृथक नहीं करेंगे। अटल जी गए गुजरात दंगों के बाद में, मोदी जी से कहा कि हमने नरेंद्र भाई मोदी से यही कहा है कि आप राजधर्म का पालन करो। राजधर्म मतलब प्रजा को अपनी संतान मानो। संतान मानने का मतलब ये नहीं होता कि मारना, ठीक है। अब संतान कैसे माने? एक दोहा, एक मतलब श्लोक है कि लालयति पंचवर्षाणि षट्वर्षाणि ताड़येत् प्राप्तेतु षोडश वर्षाणि मित्रम पुत्रम समाचरेत्। यानी 5 वर्ष तक लालन पालन करो, ठीक है। 6 से 16 वर्ष तक आप 6 से 12 वर्ष तक आप पीट पाट के थोड़ा सा सुधार दो। लेकिन जब एक बार लड़का 16 साल का हो गया है तो आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो, ठीक है। यानी आपका बच्चा क्या है, जो जनता है वो क्या है, जनता तो बड़ी हो गई है, जनता कभी बूढ़ी या छोटी होती नहीं है। यानी आप जनता के साथ कैसा व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ पे जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है भारतीय संदर्भ में, वो कभी भी धर्म को अलग नहीं करती है, ठीक है। क्या करती है? हमने कहा कि धर्म में जो कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, जिससे लोगों के जीवन को समस्याएं होती हैं, उसको क्या करेंगे, हम दूर कर देंगे। तो भारतीय सेंस में पंथ निरपेक्षता का मतलब ये, ठीक है। आया था कि फ्रांस की पंथ निरपेक्षता और भारतीय पंथ निरपेक्षता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेंस का क्वेश्चन था, पीटी में था कि भारतीय पंथ निरपेक्षता के प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो वो हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय राज्य सामान्य स्थिति में धर्म में हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप करता है, लेकिन विशेष स्थिति में, जैसे जलीकट्टू पे रोक लगा दिया, जैसे कि ट्रिपल तलाक पे रोक लगा दिया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया, विधवा विवाह
को प्रोत्साहन कर रहा है, तो ऐसे और बाल विवाह पे रोक लगा रहा है। तो हम लोग जहाँ पे कुरीतियां हैं वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता। अगला लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं क्योंकि लंबा है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? जनता का शासन। जनता का, अब वही लिखने वाली परिभाषा सबसे बेहतर है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र में जनता को केंद्र में रखकर शासन चलाना। ठीक है, इसलिए हमने काफी बेहतर चर्चा की है। और लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र की स्थिति, इसके जो है गुण, इसके दोष, उसी समय पे हमने निरंकुशता या फिर निरंकुश राज्य के गुण और दोष पे चर्चा करी है। तो एक बेहतर वहाँ पे चर्चा हुई है। तो यहाँ पे इतना, हालांकि चर्चा इन सब पे हुई, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलना है, इसीलिए लिखवा नहीं रहे हैं। आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, चर्चाओं को ध्यान रखें। ठीक है, तथा उसके सभी नागरिकों को क्या, यही है ना भैया? गणराज्य। अच्छा हाँ, गणराज्य, सॉरी गणराज्य। पंथ निरपेक्ष समाज के लोग संपन्न समाजवादी गणराज्य। ठीक है, गणराज्य का मतलब ये है कि जहाँ पे जो जनता है, जो आम व्यक्ति है, या फिर यूं कह लीजिए एक शब्द में कि शासन का प्रमुख या राज्य का प्रमुख निर्वाचित। ये क्या है? क्या ब्रिटेन गणराज्य है? नहीं, उसे कहते हैं राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। गणराज्य नहीं है, राजतंत्र आज भी वहां पे जिंदा है। लेकिन गणराज्य वो सारे देश हैं जहां पर शासन का प्रमुख और कुछ बहुत सारी चीजें। गणराज्य अब पीटी में आया हुआ बहुत बार क्वेश्चन है, गणराज्य शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कहीं भटकना नहीं, सिर्फ एक चीज देखना है कि जहां पे शासन का प्रमुख निर्वाचित, शासन का प्रमुख मतलब कौन, चाहे नाम मात्र का है चाहे वास्तविक। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित है, निर्वाचित है। यानी शासन के सर्वोच्च पद तक जनता की, आम जनता की पहुंच। गण मतलब लोगों का, तंत्र मतलब तंत्र। अब यानी शासन के सबसे ऊंचे वाले पायदान पर सब पहुंचे सब, यही गणतंत्र है। इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य भारत, भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत का पूरा नाम यही है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसे जो है अभी जो अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ, उसका पूरा क्या नाम है? क्या नाम? अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अमीरात अफगानिस्तान। ठीक है, अमीरात क्या होता है? यानी जो वहां पे जो शरीयत के हिसाब से शासन चलाते हैं, जैसे UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। यानी हमने न्याय और उसके आगे न्याय की बात की, तो कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक,
इतनी बार सोशल इशू में हमने इसको डिस्कस किया है, अब यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब है? नहीं। बहुत बेहतर तरीके से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। सामाजिक न्याय यानी समाज में सब क्या हो, बराबर हो, कोई किसी पे वो नियंत्रण न करे। आर्थिक मतलब वो वाला नहीं समाजवादी, ये वाला सबको गरिमापूर्ण जीवन, आर्टिकल किसके हिसाब से सबको जीवन देना। राजनीतिक मतलब एक व्यक्ति एक वोट, सार्वभौमिक मताधिकार, चुनने और चुने जाने का अधिकार। ठीक है। न्याय और सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और यानी हम भारत के लोग भारत को विश्वास। हाँ विश्वास, एक चीज छूट गई, विश्वास यानी उपासना नीचे होगा, विश्वास ऊपर होगा। ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा कि अक्सर यहाँ पे मिक्स कर देता है, खिचड़ी कर देता है। ठीक है। क्या खिचड़ी करता है कि आर्थिक स्वतंत्रता जी। या फिर धार्मिक न्याय। ठीक है। आपको याद रखना होगा क्या न्याय है और क्या स्वतंत्रता है। ठीक है। निष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। तो स्वतंत्रता में विचार, अब ये यहाँ पे ना आपको कुछ आर्टिकल्स आगे जो है फंडामेंटल राइट में, तो हम रिवीजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद करना होगा विचार आप कर सकते हैं, आप पे विचारों पर कोई रोक नहीं। अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, उस पर भी रोक है, आर्टिकल 19। ठीक है। 19 का एक का क है, लेकिन 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4 और क्या है उस पर युक्त निबंधन है, रीजनल रिस्ट्रिक्शन है। उसी तरह धर्म है, आप अपने धर्म को मान सकते हो, अंतःकरण कर सकते हो और उससे प्रोपोगेट यानी प्रचारित कर सकते हो, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अभी ये मुद्दा कोर्ट में भी है। उपासना, आप उपासना की जो विधि चाहो अपनाओ, लेकिन उससे क्या ना हो, आप अपने शरीर का अद्भुत प्रकटीकरण न करो, लोक व्यवस्था सदाचार में रहे और किसी की हेल्थ पे कोई बुरा प्रभाव न पड़े। उसके बाद में विश्वास, आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन कैसे चीजों पे जो कि किसी को समस्या उत्पन्न न करे। पता चला कि आप तांत्रिक क्रियाओं विश्वास करने लगे और आप जो है नरबली दे रहे हैं। हाँ? प्रभावित हो जाता है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को खंडा बनाने वाली बंधुता। आप किसी से बंधुता कब निभा सकते हैं? चल तू मेरा भाई है, तो जाने उसको तो नहीं, वो मेरा भारत का होना चाहिए और उसकी गरिमा हमारी गरिमा से मैच कर मैच करनी चाहिए। जाओ मुझे इससे एक बार दोस्ती करो, एसपीसी वाले जो थप्पड़ा मारेंगे ना, उनकी गरिमा अलग है, हमारी गरिमा अलग है।
वो मोदी जी की गरिमा नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा है। ठीक है, लेकिन चूंकि जबकि क्या है कि भारत में सब क्या है, समान। तो गरिमा यानी अगर मेरी डिग्निटी कम है, आपकी डिग्निटी ज्यादा। इससे पहले होता था कि समाज के उच्च वर्ग की गरिमा जन्म से होती थी और निम्न वर्ग की कभी कोई गरिमा नहीं होती थी। तो उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के साथ मित्रता करना चाहते थे। मूवीज की बात छोड़ दीजिए कि करोड़पति की बेटी को गरीब से प्यार, माँ सिलाई कर रही होती है, बेटा बाइक से जो है स्टंट कर रहा होता है। लेकिन वास्तविक जीवन में तो ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है। अब आप लोग कितना बाइक 100 रुपये वाली तो 100 रुपये लीटर तेल भरवाओ, बाइक खरीदना मुश्किल नहीं होता। तेल भरा हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी को पालना बड़ी बात है। ठीक है, खरीद के अब गाड़ी खरीद के लाके रखोगे तो नहीं, 100 रुपये लीटर का उसमें 97 कुछ रुपये है तेल। तो चला 1 किलोमीटर में 1 लीटर का 20 किलोमीटर का गाड़ी खड़ी है, और अगर कम एवरेज देने वाली है तब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर एसी चला दिया तो खड़ी हो गई गाड़ी। ठीक है, यानी गरिमा किसकी हो, मेरी और आपकी, दोनों की बराबर हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में मेरी गरिमा कम है, आपकी गरिमा। ठीक है, इसीलिए देखते हैं कि एक कॉमन क्लास के साथ में फ्रेंडशिप होती है और अनकॉमन क्लास की फ्रेंडशिप बड़ी कम नजर आती है। ठीक है, जैसे आपने अपने सभी दोस्तों को याद करिए, क्या आपने कभी कैसे दोस्त बनाए जो कभी आपके साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहे, लेकिन आपके साथ रह कितने गए, जो ग्रेजुएशन की हो या फिर उससे पहले कितने रहे? क्यों? क्योंकि उसमें उनका जो गरिमा है कम ज्यादा होता रहता है। क्योंकि आपकी गरिमा मैच नहीं की, आपका जो वाइब्स होते हैं ना, जो मॉडर्न वाइब्स मैच करना, वाइब्स नहीं मैच। ठीक है, वाइब्स मैच करना, और आप उसी के साथ जीवन भर दोस्ती बना सकते हो। वाइब्स कहा जाता है, कृत्य से ऑफिस बनता है और कुकृत्य से मित्र बनते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति आपके सारे कुकृत्य को जानता हो वो आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, जानता है सच्चा मित्र ही आपके कुकृत्य को जानता है। कहते हैं कर्म और कुकर्म, जितने आप कुकर्म करते हैं वो जो जानता है समझिएगा, और आपको किसी भी स्थिति में वो सपोर्ट करने के लिए, चल ठीक है रात को 2 बजे घर आया, चल ठीक है आजा मेरे घर, और मैं कहूँगा कि रात भर हम लोग मिलकर कंबाइंड स्टडी किए। ठीक है, तो कहने का मतलब वो है, अच्छा वो अक्सर वो वाली कहावत आपने सुनी होगी, एक बच्चा था जो सुबह घर आया, पापा ने पूछा कहाँ था, तो उसने कहा कि दोस्त के साथ में, और उसने सारे दोस्तों को बारी बारी से फोन मिलाया, सबने कहा हाँ मेरे साथ था, मेरे साथ था, और एक बच्चे तो हद कर दी कि यही है, और अभी वॉशरूम में गया है, और लास्ट वाले को फोन मिलाया, अंकल बात कर रहा हूँ, हाँ पापा बताइए। ठीक है, तो कृत्य, तो ये क्या है, ये आपकी गरिमा मैच कर गई तो दोस्ती होगी। ठीक है, अपनी गरिमा को अगर अच्छे मित्र बनाने हैं तो अपनी गरिमा को, ठीक है बहुत ज़्यादा आप पढ़ाओ सब कुछ करो, लेकिन उस दोस्त के लिए आप वही बने रहो। आप कुछ भी हो जाओ, अगर दोस्त आपके साथ में, अगर आप दोस्ती को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप अपने पद प्रतिष्ठा पैसे को कभी सामने मत लाओ। देखिए जब आप चाय पीते हैं, चाय का पैसा कौन दे? ठीक है, जब इस पे डिस्कशन होता है, ठीक है, तो वास्तविक मित्रता वही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आप जितनी बार चाय पी रहे हो उतनी बार वो पैसा दे रहा है,
इसका मतलब ये है जो अपने पैसे का व्यवस्था पे, ठीक है। यानी जब चाय की मित्रता, तो गरिमा क्या है कि गरिमा जब हम लोग मैच करते हैं, जब गरिमा मैच करेगी तब क्या बनेगा, बंधुता, लोगों में क्या होगी, एक भ्रातृत्व की भावना होगी, एक लगाव की भावना होगी। और जब लोग लगाव रखेंगे तो वो लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे, ठीक है, एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। और जब लोग अपने आप को एक दूसरे को, चाहे सभी भारतीय क्या है, भाई और बहन है, या फिर हम सभी लोग क्या हैं, एक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए ये चीज यानी मानसिक भारत का निर्माण हो जाएगा, तब क्या होगा, तब कभी भी एकीकरण की समस्या नहीं होगी, हमारे लिए प्राथमिक मुद्दा बदल जाएगा, ठीक है। तब हमारे यूनिवर्सिटी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे बोलेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे कौन सा, अच्छा कुछ लोग हैं जो ऐसी यूनिवर्सिटीज को तुरंत डिफेंड करने लग जाते हैं। भैया हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, और यूनिवर्सिटी तब तक है जब तक भारत है, और आपकी अभिव्यक्ति वहीं समाप्त हो जाती है जब आप भारत के एकता और अखंडता के खिलाफ बात करते हो, आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र न मोदी का है, न उससे पहले मनमोहन सिंह का था, और न ही इंदिरा गांधी का था। सबने ऐसा काम किया कि उनको लगा कि भारत उन्हीं का है, नहीं, ये भारत का लोकतंत्र है, और भारतीय लोगों का मूड है जो कि कब बदल जाए पता न चले, कब किसे उठा के अपने सर पे बिठा ले और कब किसे उठा के फेंक। इंदिरा गांधी उठा के फेंक दिया, गठबंधन सरकार आई, चला नहीं पाई, फिर इंदिरा गांधी को सर पे रख लिया, और उसके बाद इंदिरा गांधी अलविदा हो गई। नेहरू जी जो कि भारत के चेहरे थे, 62 के युद्ध के बाद नेहरू जी लड़खड़ा गए, क्यों? बात ये थी कि आपने समस्या को समझा नहीं, आप हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए, उधर भाई ने दाढ़ काट लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी प्रस्तावना की शब्दावलियां हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे जो वो है 26 नवंबर 1949 मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, यानी विक्रम संवत। हमारा ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है? नहीं, शक संवत। हमारी प्रस्तावना में कौन सी संवत की चर्चा की गई है? विक्रम संवत की। और हम जो तारीख रोज देखते हैं वो कौन से संवत की देखते हैं? ग्रेगोरियन की। आज जिसमें जनवरी चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें हम ईसा मसीह के जन्म से पूर्व बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी कहते हैं, यानी ईसा मसीह का काल, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो वो राजा विक्रमादित्य उड़ीसा वाले क्षेत्र में सबों को भगाया, शत्रुसाठों को, और जो है विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की और विक्रम संवत चला दिया। दीन इलाही शक संवत तो वो कनिष्क ने चलाया, दीन इलाही अकबर ने चलाया। तो कुछ ऐसे संवत हैं जो आपको जानने चाहिए। इसलिए जब मैंने वो बात की थी जब जीएस में, तो सबकी अलग अलग मैंने बात करी थी, ठीक है। संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, यानी अपने शरीर के ऊपर, अपने अंगों के ऊपर धारण करना, अधिनियमित, यानी अब हम अपने शरीर को, और अपने शरीर मत देखिए, दो एक ही होती है व्यक्ति से राज्य, और दूसरा होता है राज्य से व्यक्ति, ठीक है। यानी प्राथमिक इकाई कौन है?
अगर राज्य प्राथमिक इकाई होगा तो व्यक्ति द्वितीयक होगा, व्यक्ति समाप्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यक्ति क्या है, प्राथमिक। भारत के लोगों से बना है भारत, यानी भारत कौन, हम भारत, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अंगीकृत जब सभी नागरिक अब उसको अपने शरीर पर ले लेंगे तो यानी पूरा भारत अपने शरीर पे ले लेगा। अधिनियमित यानी अगर हम अपने अंगों का इस्तेमाल उस संविधान सभा द्वारा निर्मित उस संविधान के अनुसार करें तो वो क्या है, अधिनियमन। अपने को अधिनियमन और अपने को अर्पण, हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम भारतवासी मिलकर क्या बना रहे हैं, इस संविधान को, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना के बाद में अगर हम आगे चलें तो हम भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए संघ और राज्य क्षेत्र की जो बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 1, पहले तो किसी का नाम जानेंगे भाई। अगर आपसे कोई मिल रहा है, आप किसी के बारे में जान रहे हैं, या फिर जो बच्चा पैदा होता है बहुत सारी चीजों के बाद में उसको पहला जब वो स्कूल में जाता है तो क्या पहला काम होता है, इसका नाम। तो भारत का नाम क्या है, भारत जो कि इंडिया है, इंडिया ठीक है। यानी दोनों दो नाम क्यों, क्योंकि इंडिया के नाम से ब्रिटिश समय में सारे एसेट, सारे ऋण, विदेशों के साथ में संबंध, सब कुछ इस नाम के साथ था। भारत को इस नाम से केवल एसेट नहीं मिले, लायबिलिटीज भी मिली। पाकिस्तान उन ऋणों को लेने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए अपने लिए नया नाम हमने भारत के नाम से अपना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कितने लोगों ने बलिदान दिए, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं से हमने दो नाम को एक्सेप्ट किया, उसके पीछे कारण था। पहला कारण कि जो भारत के साथ विदेशी संबंध थे, जो भारत के एसेट थे, जो भारत की लायबिलिटीज थी, वो किस नाम से थी, इंडिया नाम से थी। लेकिन हमारा स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से चला, भारत के नाम से चला, इसलिए हमने दोनों नाम एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। हिंदुस्तान हमें नाम दिया गया अरबियों के द्वारा बहुत पहले, ठीक है। और उस परिभाषा के अनुसार देखें तो हम और कोई नहीं, कौन है, हिंदुस्तानी। पूरा आधा अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान और म्यांमार सब हिंदू और सब क्या है, हिंदुस्तानी। सब 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 इस परिभाषा के अनुसार सिंध से इधर, ठीक है ना। चला जाए अखंड भारत का सपना। देखिए अखंड भारत का सपना अगर आपको देखना है, अगर अखंड भारत का सपना देखना है तो डाइवर्सिटी को छोड़कर तो कभी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी ही है जो हमें जोड़ रखा है। क्यों? अब समाज में अलग अलग काम करते हैं, उसके लिए अलग अलग लोग हैं। बाल कटवाना किसके पास जाएंगे, नाई के पास जाएंगे। कपड़ा साफ करना किसके पास जाएंगे, धोबी के पास जाएंगे। और आपको साफ सफाई में हेल्प चाहिए, किसके पास जाएंगे, कुम्हार के पास जाएंगे। कहाँ के जाएंगे, कहाँ के पास जाएंगे। आपको मिट्टी के बर्तन चाहिए तो कुम्हार के पास जाएंगे। आपको आपकी जो है आपको चूड़ी लेना है तो आप किसके पास जाएंगे, चूड़ार के पास, जो एक्चुअल मुस्लिम समुदाय की हैं हमारे क्षेत्र में। यानी वो मनिहारी कौन, मुस्लिम कम्युनिटी है ना। हाँ हिंदू हो सकता, अब तो खैर कोई भी कोई प्रोफेशन बना रहा है वो बात अलग है। अब तो कुछ मुस्लिम नाई बन के नाई काम कर रहे हैं। अक्सर पंचर और नाई दो काम पकड़ लिए थे। हमारे यहाँ जितने हैं सब दो ही काम वाले ले लिए हम लोग। अब कमाने लग गए, पैसे
देखिए जी सर। यहाँ पे आर्टिकल 1 में कहा गया कि जो भारत का नाम है वो क्या होगा, हमने आर्टिकल 1 में क्लियर कर दिया, ठीक है। और आर्टिकल 2 में कहा गया कि संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 2 और 3 में यही अंतर है। आर्टिकल 2 और 3 में अंतर ये है, आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश करने की बात करता है। अगर हम सिक्किम को भारत को प्रवेश कराएंगे, पांडिचेरी को प्रवेश कराएंगे, दादर और नागर हवेली को प्रवेश कराएंगे, दमन एंड दीव को प्रवेश कराएंगे, तो किस आर्टिकल के जरिए कराएंगे? आर्टिकल 2 के जरिए। ये संसद के पास में शक्ति है। वहीं पे अगर हमें करना ये है कि जो भारत में राज्य हैं उनका नाम, क्षेत्र, सीमा पर परिवर्तन करना है, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल 3। अब यहाँ पे 3 चीजें जानना है। एक तो जानना है कि नए राज्यों का प्रवेश, दूसरा राज्य क्या है, नए जो राज्य स्थापित उनका नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। यानी कि जो भारत के राज्य हैं वो विनाशी हैं, यानी हमने बताया था यूनियन क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। हम फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं है अमेरिका जैसे, ठीक है। कितने वो जो हमने 3 पढ़ाया था वो तीनों का अंतर आपको देखना है। वहां से प्रश्न आए हैं तो मैंने वहां बताया था कि आपको अंग्रेजी देख लेना है कि अंग्रेजी में संघ लिख रहा है, परिसंघ लिख रहा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में जाके देखना है कि वहां पे क्या लिख रहा है, ठीक है। गलती नहीं करनी है। जितने आपको आते भी प्रश्न गलत होते हैं यूपीएससी में जी सर। और पीसीएस में भी, कहीं पता नहीं पढ़ा, कहीं अंग्रेजी वाला नहीं पढ़ा, केवल नहीं पढ़ा। हाँ, अब सोचिए कि हाँ, अब सोचिए कि इस्पात का वृक्ष, लौह वृक्ष, ये ट्रांसलेट किया आयरन प्लांट का। इस बार पीसीएस में भी यही गलती हुई। तो एक बार अगर ऐसा टेक्निकल चीजें हैं तो एक बार अंग्रेजी का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 3 संसद सामान्य बहुमत से कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति, इससे प्रावधान क्या है कि पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से एक विधेयक बनेगा, वो उस राज्य के विधान परिषद के पास जाएगा, विधान परिषद या कि विधानमंडल के पास जाएगा, विधानमंडल के पास जाएगा और विधानमंडल उसे चाहे तो अनुमति दे चाहे अनुमति न दे, कोई मतलब नहीं, बस एक इंफॉर्मेटिव प्रोसेस है। उसके बाद संसद जो है साधारण बहुमत से पास कर सकती है। अब साधारण बहुमत के नाम में आर्टिकल 108 लागू होगा, यहाँ पे जरूरत पड़ने पे स्टेट रिजर्वेशन हो सकता है। अब जब एक बार पास हो गया संसद के दोनों सदनों को, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वह उसकी पूर्व अनुमति पहले ही दे चुका, ठीक है ना। तो ये है हमारा, आगे हम तक करते हैं इसके आगे खत्म। हाँ, नहीं, अभी हम कुछ जो है ना, जैसे सिक्किम की बात कर लेंगे और कुछ हाँ, जैसे सिक्किम का जैसे वहाँ पे सेपरेट स्टेटस दिया गया और कभी कभी हो सकता है कि एक सेंटेंस बना के, ठीक है। चलिए हम उसके बारे में हल्का सा ब्रीफली बात करते हुए आगे